नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक और इम्पोर्टेंट सेशन में। मनोविज्ञान की इस नई क्लास के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की इस क्लास के अंदर जैसा आपने थंबनेल के अंदर देखा, व्यक्तित्व के जो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। व्यक्तित्व के जो सिद्धांत हैं वो अलग अलग टाइप्स के हैं, जैसे कुछ शील गुण सिद्धांत हैं, कुछ प्रकार सिद्धांत हैं, ठीक है, जिसके अंदर व्यक्तित्व के प्रकार बताए जाते हैं। या फिर जो व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के कौन कौन से गुणों से और उसका व्यवहार निर्धारित होता है और कैसे उसका व्यक्तित्व है वो निर्धारित होता है। इसके अंदर अपन ने प्रकार सिद्धांत जो हैं व्यक्तित्व के, वो व्यक्तित्व के प्रकारों के अंदर टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी उसके अंदर अपन देख चुके हैं, जिसमें अलग अलग तरह के जो भी साइंटिस्ट अपने रहे हैं, जैसे हिपोक्रेटस है, ठीक है, वहाँ से लेकर के और क्रेस्मर है, सेल्डन है, अलग अलग टाइप के युंग है ना, उन सभी के जो व्यक्तित्व के प्रकार हैं, व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है उसको अपन देख चुके हैं पीछे के वीडियोज़ के अंदर, जो आप चैनल के होम पेज के ऊपर जा कर के और वहाँ से जो शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से देख सकते हैं। आज की जो अपनी ये क्लास रहेगी, इस क्लास के अंदर अपन व्यक्तित्व के सिद्धांत जो हैं उनको मुख्य रूप से पढ़ेंगे। प्रकार से अलावा शील गुण सिद्धांत मुख्य रूप से और कुछ मिश्रित सिद्धांत जैसे आइजेंक का है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। अब देखिए, जो व्यक्तित्व के सिद्धांत हैं उनमें पहला जो सिद्धांत आता है वो मुख्य रूप से है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, और यह सिद्धांत सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। अब सिगमंड फ्रायड है वो अपने आप में एक अलग टॉपिक बन जाता है मनोविज्ञान का। सिगमंड फ्रायड के ऊपर एक पूरी क्लास है वो बनती है, और इससे पूर्व की जो क्लास है वो सिगमंड फ्रायड के ऊपर ही रही है। यहाँ पर मैंने व्यक्तित्व के सिद्धांतों में सिगमंड फ्रायड है उनको केवल एक स्लाइड के रूप में शामिल किया है, जबकि इनके ऊपर एक क्लास बनी हुई है पूरी, जिसको आप चैनल पर देख सकते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर सिगमंड फ्रायड ने और अलग अलग 3 आधार के ऊपर और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया, जिसमें आकारात्मक मॉडल के अंदर मन की 3 दशाएं, 3 कंडीशन या 3 लेवल बताए, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन। फिर गत्यात्मक यानी डायनेमिक मॉडल के अंदर व्यक्तित्व है उसको निर्धारित करने वाले 3 कारक बताए, जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो, इनकी चर्चा करी गई। इदम, अहम और परम अहम। इसके बाद में मनोलैंगिक विकास की यानी कि डेवलपमेंट है उसके बारे में भी अलग अलग विकास की 5 अवस्थाएं बताई, जिसमें मुख्य अवस्था, गुदा, लिंग प्रधान, सुप्त अवस्था और जननेंद्रिय अवस्था। तो ये 5 अवस्थाएं बताई गई। इनके ऊपर पूरी की पूरी क्लास है वो बनी हुई है पहले, जिसको आप देख सकते हैं। अब इनसे आगे अपन बढ़ेंगे। देखो, सिगमंड फ्रायड जो हैं वो मुख्य रूप से अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर जो व्यक्तित्व की परिभाषा देते हैं या व्यक्तित्व को समझाते हैं, तो इसके अंदर मुख्य कारक जो हैं वो मानते हैं काम वासना को, यानी ये इनका मुख्य आधार है। इसी के ऊपर ये बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं। ये कहते हैं कि व्यक्तित्व निर्धारण के अंदर और जो मुख्य बल या मुख्य जो शक्ति है, पावर है, ये क्या होता है, मुख्य रूप से लिबिडो पावर जो है ये क्या रहती है, लिबिडो रहती है। लिबिडो यानी कि मनुष्य की जो काम प्रवृत्ति है वो इसके अंदर मुख्य प्रेरक के रूप में कार्य करती है। अब इनके सिगमंड फ्रायड के ही और जो शिष्य और सिगमंड फ्रायड की स्वयं की बेटी एना फ्रायड, ठीक है, और मुख्य रूप से एक जो मनोवैज्ञानिक युंग का जो नाम आता है, जिनको जुंग के नाम से भी लिखा जाता है, ठीक है, ये जो मनोवैज्ञानिक रहे हैं इन्होंने और मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत से अलग हट करके, यानी जो अपनी लिबिडो है यानी काम प्रवृत्ति है उसके विरोध में इन्होंने सिगमंड फ्रायड से एक अलग विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, इसकी स्थापना करी। और विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के तहत ही
और व्यक्तित्व का एक सिद्धांत भी, विश्लेषणात्मक सिद्धांत है, वो भी दिया, जिन्होंने मुख्य रूप से, और इस सिद्धांत के अंदर युंग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया और उन्होंने ये बताया कि मुख्य रूप से व्यक्तित्व निर्धारक के रूप में काम प्रवृत्ति ही नहीं होती है, जबकि मनुष्य की अपेक्षाएं, उनके उद्देश्य जो होते हैं वो भी उसके व्यक्तित्व निर्धारण के अंदर मुख्य आधार हैं, वो बनते हैं। तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के आगे अलग अलग, जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर देख ही रखा है कि आज की इस क्लास के अंदर अपन युंग का जो आपका व्यक्तित्व का सिद्धांत है उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। उसके बाद में मुख्य रूप से जो हेनरी मुर्रे हैं उनका सिद्धांत आता है, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। आलपोर्ट है, केटल है, ठीक है, इनके सिद्धांतों के रूप में आइजेंक का जो मिश्रित सिद्धांत है, प्रकार सिद्धांत, और मुख्य रूप से अपन यूँ कहें कि शील गुण सिद्धांत का मिश्रण है, ठीक है, इन सभी सिद्धांतों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बाद में दूसरा सिद्धांत जो आता है वो कौन सा है? विश्लेषणात्मक सिद्धांत। प्रतिपादक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो युंग, या अपन कह सकते हैं जुंग के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। और ये युंग या जुंग जो मनोवैज्ञानिक हैं वो क्या कहलाते हैं? नव फ्रायडवादी कहलाते हैं, अर्थात ये पहले सिगमंड फ्रायड के साथ में मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंदर थे और उसके बाद में उनसे विरोधाभास, यानी कि इस काम भावना, इसकी वजह से कि जो सिगमंड फ्रायड हैं वो केवल काम भावना के ऊपर ही व्यक्तित्व का निर्धारण है वो करते हैं, जबकि युंग और एना फ्रायड, ठीक है, और इनके साथी ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि केवल काम भावना है, यही व्यक्तित्व निर्धारण के लिए मुख्य कारक नहीं होता है, जबकि उद्देश्य, यानी कि व्यक्ति है उसका कुछ एम होता है, कुछ टारगेट होते हैं, और उन टारगेट के लिए वो प्रकृति के अंदर या वातावरण में अन्य लोगों के साथ में क्या करता है? कुछ बिहेवियर करता है, कुछ व्यवहार करता है, और उस व्यवहार के आधार पर ही क्या होता है? किसी मनुष्य का व्यक्तित्व है वो निर्धारित होता है। तो इन्होंने क्या कहा कि काम भावना की अपेक्षा उद्देश्य और आकांक्षाएं, ठीक है, यानी कि जो दूसरे लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं, खुद अपन अपने जीवन से क्या चाह रहे हैं, उन सभी चाहतों और उन सभी उद्देश्यों के कारण ही क्या होता है? व्यक्तित्व है वो निर्देशित होता है, पर्सनैलिटी है वो डायरेक्टेड होती है, यानी इसी के द्वारा ये आगे बढ़ती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और युंग ने क्या कहा कि व्यक्तित्व है उसको निर्धारित करने वाले मुख्य रूप से 5 कारक होते हैं, और उसी के आधार पर 5 प्रकार का व्यक्तित्व है वो बनता है। और यूं कह सकते हैं अपन कि ये व्यक्तित्व के 5 तरह के आयाम होते हैं, यूं कह सकते हैं, ठीक है, 5 तरह के आयाम होते हैं। इन शब्दों के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आरपीएससी एग्जाम्स के अंदर भी या टीचर से संबंधित कोई भी एग्जाम है, रीट 3rd ग्रेड, उनके अंदर डायरेक्ट यूँ कुछ विशेषताएं दे दी जाती हैं और विशेषताएं देकर के पूछा जाता है कि ये विशेषता निम्न में से क्या कहलाती है। तो देखिए, सबसे पहले पर्सोना, इस शब्द से वाकिफ हैं अपन। मुख्य रूप से पर्सनैलिटी शब्द है वही किससे बना है? पर्सोना से बना हुआ है। तो बाहरी आवरण या फिर मुखौटा, ठीक है, यानी कि जो व्यक्ति है उसका जैसे ड्रेसिंग सेंस कैसा है, दिखने में वो उसका शरीर है वो किस प्रकार का है ना, बोना है या फिर लंबा है या मध्यम है, गोलकाय है, किस प्रकार का है। तो बाहरी आवरण जो होता है, उसकी पोशाक वगैरह है वो कैसी है। तो ये मुखौटा या बाहरी आवरण, ये किस शब्द से पहचाना जाता है साइकोलॉजी के वर्ड्स के अंदर? तो पर्सोना। इसके बाद में एनिमा, एनिमा क्या है? पुरुष में स्त्री जैसे गुण। अब पुरुष में स्त्री जैसे गुण यानी कि स्त्रैण, स्त्री के समान पुरुष का व्यवहार, वो क्या कहलाएगा? एनिमा कहलाएगा। जैसे मान लो बहुत ज़्यादा भावुक है, ठीक है, या बहुत ज़्यादा इसके अंदर दया भाव है वो पाया जा रहा है, ठीक है, किसी भी परिस्थिति के अंदर ये जल्दी घबरा जाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह के गुण अगर किसी पुरुष में पाए जा रहे हैं तो ये गुण क्या कहलाएंगे? एनिमा कहलाएंगे। तो बहुत आसानी से अपन समझ जाएंगे इस चीज़ को। उसके बाद में एनिमा का अपोजिट क्या है? एनिम्स। एनिम्स मतलब किसी स्त्री में पुरुष के समान जैसे साहसी प्रवृत्ति है, ठीक है, अचानक कोई संकटकालीन परिस्थिति आती है या कोई विपरीत परिस्थिति आती है तो उसमें बिल्कुल जल्दी से घबराना नहीं, उसका सामना करना, ऐसी चीज़ें अगर किसी स्त्री में पाई जाती हैं, पुरुष समान गुण पाए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? साइकोलॉजी की भाषा में एनिम्स कहलाते हैं। इन सभी शब्दों की चर्चा किसके द्वारा की गई? युंग के द्वारा की गई। इसके बाद में छाया, छाया या शैडो,
ठीक है। जैसे अपन यूँ कहें कि किसी व्यक्तित्व का प्रभाव होना, जैसे अपन यूँ कहें पार्श्व मूल्यों का पाया जाना। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति है और वो अपने व्यवहार के अंदर और क्या कर रहा है, भगत सिंह के कुछ गुणों को ला रहा है, भगत सिंह के कुछ गुणों को अपना रहा है, तो अपन क्या कहेंगे कि उसके व्यक्तित्व के अंदर और भगत सिंह के गुणों का क्या है, प्रभाव है। ठीक है, उनके मूल्यों का, उनके वैल्यूज़ का क्या है, प्रभाव है। तो ये प्रवृत्ति है वो क्या कहलाती है, छाया कहलाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आत्म यानी कि सेल्फ, संपूर्णता की ओर। यह चीज़ क्या है कि इसके अंदर व्यक्ति जो होता है वो अपने आप को सर्वोपरि मानता है, समाज में अपना स्थान है वो ऊपर मानने लगता है। यह स्थिति क्या कहलाती है, सेल्फ या आत्म कहलाती है। अर्थात अपने आप को संपूर्णता की ओर ले जाने वाली स्थिति है वो क्या कहलाती है, आत्म कहलाती है। तो ये मुख्य रूप से शब्दावली जो है वो किन से जुड़ी हुई रहेगी, युंग के व्यक्तित्व विश्लेषण के अंतर्गत रहेगी। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए और इन बातों के ऊपर जोर देते हैं कौन, नव फ्रायडवादी युंग या फिर जुंग। इसके बाद में अपन आगे चलते हैं तो बात आती है मांग सिद्धांत, डिमांड सिद्धांत या फिर अपन कह सकते हैं थ्योरी ऑफ नीड, आवश्यकता सिद्धांत या मांग सिद्धांत। प्रतिपादक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो हेनरी मुर्रे के द्वारा दिया गया। ठीक है, मांग कौन करता है, मुर्रे करता है। तो इस प्रकार से कनेक्ट कर लेंगे, मैं से मैं, मांग मुर्रे के द्वारा की गई। क्या कहते हैं ये कहते हैं कि वातावरण के दबाव से, यानी कि व्यक्ति जहाँ रह रहा है, जो एनवायरनमेंट है, जो उसकी परिस्थिति है, उस वातावरण की आवश्यकताओं के कारण क्या होता है, व्यक्ति के ऊपर कुछ दबाव बनता है। उस दबाव के कारण व्यक्ति उस दबाव का सामना करने के लिए उस परिस्थिति की कुछ वहाँ क्या होती हैं, कुछ डिमांड्स, कुछ आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं। मांग को यहाँ पर आवश्यकता के रूप में देख सकते हैं। उन्हीं के द्वारा ही व्यक्तित्व है वो क्या होता है, निर्धारित होता है या संचालित होता है। यानी कि इन्होंने, हेनरी मुरे ने व्यक्तित्व का निर्धारण किससे किया, मांग से किया। यानी कि जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा है उस वातावरण में उसको रहने के लिए या अनुकूलन स्थापित करने के लिए, अपने आप को वहाँ पर स्टेब्लिश करने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं के अनुरूप वो क्या करेगा, व्यवहार करेगा। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और वो क्या करेगा, बाहर व्यवहार प्रदर्शित करेगा। और ऐसी मांगें जो मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति में व्यक्तिगत जो डिमांड्स होती हैं, नीड्स होती हैं, उनकी संख्या हेनरी मुरे के द्वारा कितनी बताई गई, 40 बताई गई। तो ये नंबर्स कई बार पूछ लिए जाते हैं कि हेनरी मुरे के मांग सिद्धांत में कितनी व्यक्तिगत मांगें बताई गई, तो 40 संख्या है वो कितनी रह जाएगी, 40। ये ध्यान में रखेंगे। तो मुख्य रूप से मांग सिद्धांत हेनरी मुरे, ज़्यादातर तो यही पूछता है कि ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, यहाँ पर ही क्वेश्चन सिमट करके रह जाता है, तो हेनरी मुरे के द्वारा। और शब्द से ये अपन समझ जाएंगे कि व्यक्ति का व्यवहार किसके आधार पर, मांग यानी कि नीड के आधार पर, वातावरण की जो आवश्यकताएं हैं उसके आधार पर व्यक्तित्व है वो निर्धारित होता है। 40 प्रकार की व्यक्तिगत मांगें बताई। इसके बाद में एक विशेष यहाँ पर नोट लगा करके आपको बात बताई जा रही है, जिसमें एडवर्ड्स नाम के एक मनोवैज्ञानिक के द्वारा EPPS, ये क्या है, एक व्यक्तित्व मापक उपकरण है, व्यक्तित्व मापनी कह सकते हैं अपन, है ना, व्यक्तित्व मापनी, व्यक्तित्व का मापन करने वाला एक उपकरण है EPPS, एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। ठीक है, EPPS किसके द्वारा निर्मित किया गया, एडवर्ड्स के द्वारा किया गया। तो उन्हीं के नाम पर एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। ठीक है, ये एक व्यक्तित्व मापनी बनाई गई एडवर्ड्स के द्वारा। और उस व्यक्तित्व मापनी के अंदर कितनी व्यक्तिगत मांगें बताई गई, 15 व्यक्तिगत मांगें बताई गई। तो ये भी बात ध्यान में रखने वाली है, एडवर्ड्स के द्वारा कितनी व्यक्तिगत मांगें, 15। ठीक है, और मुरे के द्वारा कितनी व्यक्तिगत मांगें, 40। ठीक है, तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। आगे जब अपन चलते हैं तो आता है शील गुण या फिर विशेषक, ट्रेट थ्योरी। ठीक है, यानी कि व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो मिलकर के एक यूनिट के रूप में काम करते हुए और पूरे व्यक्तित्व का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। तो ऐसे गुण जो व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले होते हैं, व्यक्तित्व की स्ट्रक्चरल यूनिट होते हैं, वही क्या कहलाते हैं, शील गुण कहलाते हैं या फिर विशेषक
कहलाते हैं, यानी कि ट्रेट्स कहलाते हैं। अब शील गुण सिद्धांत देने वाले मुख्य रूप से जो मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये शील गुण सिद्धांत, आलपोर्ट और केटल। आलपोर्ट और केटल जो हैं वो ज़्यादातर शील गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। अब अलग अलग इन दोनों के अपन शील गुण सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले शील गुण क्या हैं उनके बारे में सामान्य जानकारी, जिसको दोनों ही फॉलो करते हैं, केटल और आलपोर्ट। शील गुण क्या है? तो व्यक्तित्व निर्माण करने वाले संरचनात्मक गुण, यानी कि पर्सनालिटी है वो कई गुणों से, जिस प्रकार से एक इमारत का निर्माण काफ़ी सारी ईंटों से मिलकर के होगा, उसी प्रकार से व्यक्तित्व का निर्माण है वो कुछ गुणों से या कुछ विशेषताओं से मिलकर होगा, और उन्हीं गुणों को क्या कहा जाएगा? शील गुण कहा जाएगा। अब ये शील गुण है वो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स। ठीक है, 2 कौन कौन से? एक तो सामान्य यानी कि कॉमन शील गुण, और उसके बाद में व्यक्तिगत शील गुण। सामान्य शील गुण हैं वो अधिकांश व्यक्तियों के अंदर पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो किसी की प्रशंसा करना है, आलोचना करना है, हालांकि आलोचना एक नेगेटिव है, नकारात्मक है, लेकिन किसी की प्रशंसा करना है, या फिर अपन यूँ कहें कि किसी का सहयोग करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो पाई जाएंगी वो सामान्य रूप से सभी के अंदर ही पाई जाएंगी। किसी व्यक्ति विशेष के अंदर, जैसे अपन यूँ कहें कि सत्यवादिता, बिल्कुल सत्य बोलना, अब ये महात्मा गांधी के अंदर, और एक विशेषता, एक विशेष गुण जो उन्होंने उनको व्यक्ति विशेष बनाता है। ठीक है, अहिंसा है वो भी गांधी जी के लिए क्या आता है? एक व्यक्तिगत शील गुण आता है, सभी व्यक्तियों के अंदर ये नहीं मिलते हैं। तो कहने का मतलब अधिकांश व्यक्तियों के अंदर मोर देन 70%, 70% से अधिक व्यक्तियों के अंदर ये गुण हैं वो क्या होते हैं? कॉमनली पाए जाते हैं, सभी के अंदर पाए जाते हैं। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के अंदर उपस्थित जो शील गुण होते हैं, जो सभी में नहीं होते हैं, आसानी से हर एक व्यक्ति के अंदर नहीं मिलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत शील गुण कहलाते हैं। तो ये हुई शील गुणों की सामान्य चर्चा अपनी। इसके बाद में अपन देखते हैं आलपोर्ट और केटल, उनके अलग अलग शील गुण सिद्धांत या विशेषक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं ये। तो देखिएगा, आलपोर्ट का विशेषक या शील गुण सिद्धांत। सबसे पहली बात, आलपोर्ट ने शील गुणों से संबंधित बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया। उन शब्दों की संख्या थी 17,953, और इन शब्दों को 4500 अलग अलग भागों में 4500 शब्दों इस भागों के अंदर क्या किया? डिवाइड किया। ये कुछ डाटाज हैं, लगता नहीं मुझे कि इनमें से कोई क्वेश्चन पूछा जाना होता है, लेकिन फिर भी डाटाज अपने को एक बार नज़र में से निकालने ज़रूरी होते हैं। अब अपन बात करते हैं, मेन बात आती है कि आलपोर्ट ने इन विशेषकों को, यानी कि इन शील गुणों को 3 भागों में व्यक्तित्व की व्याख्या हेतु 3 प्रकार के विशेषक, यानी कि शील गुणों को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों के अंदर। ये थे शील गुणों से संबंधित शब्द, जो वर्ड्स काम में लिए, उनकी संख्या, और उनको 4500 भागों में डिवाइड किया। जबकि यहाँ पर आ रही है कि शील गुणों को, ये शील गुणों से संबंधित शब्दों की बात है, जबकि ये शील गुणों की बात है। ठीक है, तो ये है प्रधान या कार्डिनल ट्रेट्स। ठीक है, संख्या इनकी 1-2 ही होती है। प्रधान मतलब कि विशिष्ट। ठीक है, विशिष्ट है तो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर ही पाए जाएंगे ये मुख्य रूप से। अब देखिएगा, प्रधान विशेषक या फिर अपन कह सकते हैं कार्डिनल ट्रेट्स, संख्या 1 या 2, ध्यान में रखने वाली बात है। इन्हें छिपाया नहीं जा सकता, यानी किसी भी व्यक्ति में अगर ये गुण उपस्थित हैं तो फिर वो गुण क्या होंगे? सामने प्रदर्शित तो होंगे ही होंगे। और ये क्या करेंगे? प्रधान या विशेषक, जो प्रधान विशेषक हैं या फिर अपन कह सकते हैं कि प्रधानशील गुण हैं, ये व्यक्ति को विशेष पहचान दिलाते हैं। यानी ऐसा गुण, ये जो 1-2 गुण हैं, वो अगर किसी व्यक्ति में आ गया तो वो व्यक्ति क्या होगा कि किसी राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर क्या होगा? पहचान रखने वाला होगा। जैसे गांधी जी, इनके अंदर विशेष शील गुण सत्य और अहिंसा, ये प्रधान विशेषक इनके अंदर गुण थे। ठीक है,
इसके बाद में मदर टेरेसा में शांति और सेवा, गरीबों की सेवा करना, असहाय हैं उनकी सेवा करना, और उन्हीं के लिए इनको शांति के क्षेत्र के अंदर नोबेल प्राइज़ तक मिला। तो ये क्या है, एक विशिष्ट पहचान दिलाने वाले क्या होते हैं, गुण होते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, प्रधान विशेषक कहा जाता है। छिपते नहीं हैं और व्यक्ति विशेष को विशेष पहचान दिलाने वाले गुण होते हैं। संख्या 1 2 3 ही होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो दूसरे केंद्रीय विशेषक यानी कि सेंट्रल ट्रेड्स, ठीक है, या अपन केंद्रीय प्रवृत्ति इसको कह सकते हैं, या केंद्रीय शील गुण इनको कह सकते हैं। तो ये सभी व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं, कॉमन रूप से पाए जाने वाले सभी व्यक्तियों के अंदर ये पाए जाते हैं। इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, केंद्रीय विशेषकों की सहायता से अपन किसी भी व्यक्ति की पहचान बता सकते हैं, या उसके व्यक्तित्व का वर्णन करने के अंदर ये क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं। जैसे अपन किसी भी व्यक्ति की पहचान बताते हैं कि फला व्यक्ति है, वो ईमानदार है ना, अपनी बात के ऊपर रहने वाला है, किसी भी व्यक्ति के साथ धोखा नहीं करता है। तो ये सामान्य चीज़ें हैं जो अपन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में कि फला व्यक्ति कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, ये चीज़ें बताने के लिए सामान्य जिन गुणों की बात करते हैं वही सभी गुण किसके अंतर्गत आते हैं, केंद्रीय विशेषकों के अंतर्गत आते हैं। तो सभी व्यक्तियों के अंदर कॉमन रूप से पाए जाने वाले पहचान बताने के लिए, उसकी विशेषताओं को बताने के लिए, उसके व्यक्तित्व का जनरल जो इंट्रोडक्शन अपन करवाते हैं उसके लिए जो काम में आते हैं वो क्या होते हैं, केंद्रीय विशेषक होते हैं। इनकी संख्या है वो 5-6 होती है। जैसे अपन किसी व्यक्ति के लिए कहते हैं ना कि वो हमेशा खुश रहता है, ठीक है, या फिर कोई व्यक्ति उदासी में छाया रहता है, कोई व्यक्ति सहयोगी भावना रखता है, या कोई एकाकी जीवन जीता है, किसी में आत्मविश्वास काफ़ी है तो किसी में आत्मविश्वास है उसका लेवल यानी कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही कम है। तो ये चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी व्यक्ति विशेष की पहचान बताने के लिए, उस व्यक्ति विशेष का जो व्यवहार है, उसका आचरण है, उसकी व्याख्या करने के लिए जो काम में आते हैं वो क्या कहलाते हैं, केंद्रीय विशेषक कहलाते हैं। और कितने होते हैं, 5-6 इनकी संख्या होती है। तो पहला अपना हो गया प्रधान विशेषक, जो किसी व्यक्ति विशेष के अंदर ही पाए जाते हैं, छिपाए नहीं जा सकते। ये कॉमन होते हैं, जो केंद्रीय विशेषक हैं वो कॉमन होते हैं, सभी व्यक्तियों के अंदर सामान्य तौर पर पाए जाते हैं, किसी में कोई सा तो किसी में कोई सा, इस तरह से। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो गौण विशेषक, गौण विशेषक यानी कि सेकेंडरी ट्रेड्स, ये बहुत ही कम महत्वपूर्ण होते हैं। जब अपन किसी के व्यक्तित्व की चर्चा करते हैं, किसी के व्यवहार की चर्चा करते हैं, तो भी इन गुणों की चर्चा है वो बहुत ज़्यादा नहीं करी जाती है, बहुत ही कम स्पष्ट होते हैं और ये अस्थायी होते हैं, मतलब कि परिवर्तनशील हैं। ये क्या हैं, परिवर्तनशील हैं, अर्थात इनमें बदलावे हो सकता है, स्थायी नहीं है, लंबे समय तक टिकते नहीं है। जैसे पहनावा, तो पहनावा किसी व्यक्ति को अपन उसके व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, ये बाहरी है, मुखौटा है, ये पहनावा है, इसको अपन किसी व्यक्ति की पहचान नहीं बता सकते हैं। आज हो सकता है कि आज वर्तमान समय के अंदर वो पैंट शर्ट पहन रहा है, हो सकता है आने वाले समय में वो कुर्ता पायजामा पहनने लग जाए, हो सकता है आज वो कुर्ता पायजामा पहन रहा है, आने वाले समय के अंदर वो धोती चोला पहनने लग जाए। तो पहनावा है वो बदल सकता है, अस्थायी होता है। खान पान, तो हो सकता है उसके रहने के स्थान के आधार पर, व्यक्ति साथी जो संगति है उसके आधार पर खान पान में भी बदलाव आ जाए। केश विन्यास, हेयर स्टाइल, हो सकता है कि वो पुराने समय के अंदर लंबे लंबे बाल रखता था, अब वर्तमान में वो छोटे बाल रखने लग गया। हो सकता है कि पुराने समय के अंदर लंबे घने बाल थे उसके, अब उसके बाल रहे ही नहीं, है ना। तो ये क्या है, स्थायी नहीं है। तो ये गौण विशेषक होते हैं। तो ऑलपोर्ट के अनुसार मुख्य रूप से जो 17,953 शब्द शील गुणों से संबंधित, उनको 4,500 भागों में डिवाइड। फिर जो शील गुण हैं उन गुणों को 3 भागों के अंदर, प्रधान विशेषक, उसके बाद में केंद्रीय विशेषक और उसके बाद में गौण विशेषक, 3 भागों के अंदर। प्रधान विशेषक 1-2 ही संख्या में जो विशेष पहचान दिलाने वाले होते हैं तो अति विशिष्ट हो गए, उसके बाद में सामान्य आ गए और उसके बाद में बहुत ही कम महत्वपूर्ण आ गए। सामान्य हो गए केंद्रीय और कम महत्वपूर्ण कौन से हो गए, गौण। तो ऐसे इनको एक सीरीज के अंदर अपन जमा लेंगे, है ना, अलग अलग इस प्रकार से। नंबर 1 यहाँ पर जैसे अपन देख रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रधान विशेषक। नंबर 2 यहाँ पर हो जाएंगे अपने केंद्रीय, ठीक है, और नंबर 3 कौन से हो जाएंगे, ये गौण विशेषक, ठीक है। इनकी संख्या 1-2 ही, इनकी संख्या 5-6, इनकी संख्या कोई फिक्स नहीं होती है। ये बहुत ही विशिष्ट होते हैं, विशिष्ट, विशेष पहचान दिलाने वाले होते हैं।
केंद्रीय है वो कॉमनली सभी के अंदर पाए जाते हैं, सभी में पाए जाने वाले होते हैं और इनकी कोई विशेष चर्चा नहीं की जाती है, यानी ये कम महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से ये ऑलपोर्ट का जो व्यक्तित्व वर्गीकरण है वो, यानी कि व्यक्तित्व निर्धारित करने वाले सिद्धांत यानी कि शील गुण हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब अपन बात करते हैं ऑलपोर्ट के बाद आगे बढ़ते हैं तो केटल, ठीक है। केटल का शील गुण या विशेषक सिद्धांत। तो सामान्य व्यक्तियों में केटल ने कितने मूल शील गुण बताए, शील गुणों की संख्या या विशेषकों की संख्या कितनी बताई? 23 शील गुण है वो सामान्य व्यक्तियों के अंदर पाए जाते हैं, सामान्य नॉर्मल जो समायोजित व्यक्ति होते हैं उनके अंदर। और असामान्य या कुछ विशिष्ट व्यक्ति होते हैं उनमें कितने शील गुण बताए? 12 शील गुण बताए। तो मुख्य रूप से सामान्य व्यक्तियों में 23, असामान्य में 12, ठीक है। ये तो शील गुणों की संख्या। अब इन 23 में से 16 शील गुण, मेन बात यहाँ आकर के टिकती है कि मुख्य रूप से केटल के द्वारा जो शील गुण बताए गए उनकी संख्या कितनी थी? 16 थी, ठीक है। 16 शील गुण महत्वपूर्ण। हाँ, अगर ये वर्ड दे दिया जाए कि केटल ने सामान्य व्यक्तियों में कितने शील गुण बताए तो 23, असामान्य में कितने बताए तो 12, और केवल ये क्वेश्चन आता है कि केटल ने कितने शील गुणों की चर्चा करी है तो महत्वपूर्ण रूप से, और इन्होंने कितने? 16 शील गुणों की चर्चा करी। और इन शील गुणों को यानी कि व्यक्तित्व के मापन हेतु केटल ने मुख्य रूप से 16 व्यक्तित्व कारक 16 पर्सनालिटी फैक्टर PF प्रश्नावली का निर्माण भी इन्होंने किया, ठीक है। और केटल ने जो 16 प्रकार के व्यक्तित्व फैक्टर बताए, इन फैक्टर के अंदर जो 16 शील गुणों की चर्चा करते हैं तो इन 16 शील गुणों को 2 भागों में विभाजित करते हैं, 2 प्रकार से विभाजित करते हैं। ऑलपोर्ट 3 प्रकार से विभाजित करते हैं, प्रधान, केंद्रीय और एक गौण। जबकि केटल है वो कितने भागों में डिवाइड करते हैं? 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो देखिए 2 भाग कौन कौन से? एक सतही सरफेस ऊपर ही ऊपर, तो आसानी से अभिव्यक्त हो जाने वाले जो सरफेस पे हैं, ऊपर हैं, वो शील गुण क्या हो जाएंगे? आसानी से अभिव्यक्ति हो जाते हैं और मुख्य रूप से व्यवहार को प्रत्यक्ष रूप से सीधा प्रभावित करते हैं। जैसे सत्यनिष्ठा, सत्य के प्रति है ना बिल्कुल सत्य बोलने वाले, सत्यवादिता, परोपकारिता, दूसरों का सहयोग करने वाले, हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले, आह्लादित रहने वाले, मौज मस्ती में रहने वाले। तो ऐसे जो गुण हैं, ऐसा व्यवहार है वो छुपता नहीं है, ऐसा व्यवहार है वो प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? दिखता है, सामने अभिव्यक्त होता है। तो ऐसे शील गुण है वो क्या कहलाएंगे? व्यक्तित्व का निर्धारण करने वाले जो गुण होंगे, विशेषक होंगे, वो क्या कहलाएंगे? सतही या सरफेस ट्रेट कहलाएंगे। इसके बाद में मूल शील गुण या फिर स्रोत शील गुण या सोर्स, ठीक है, सोर्स ट्रेट। तो ये आसानी से दैनिक क्रियाकलापों के अंदर अभिव्यक्ति नहीं होते हैं, यानी कि जो बाहर अभिलक्षित होते हैं, दिखते हैं, उन गुणों का सोर्स क्या है, वो कहाँ से डेवलप हो रहे हैं, तो उनको देखा नहीं जा सकता। व्यवहार को अप्रत्यक्ष रूप से यानी डायरेक्ट रूप से बाहर आ रहे हैं वो तो सतही शील गुण हैं ही, लेकिन डायरेक्ट रूप से जो बाहर नहीं आ रहे हैं, अंदर ही अंदर और व्यक्तित्व को क्या कर रहे हैं? प्रेरित कर रहे हैं, वो अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को। जैसे निस्वार्थता, अब कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ रूप से कोई कार्य कर रहा है तो उसके अंदर जो बाहर दिखने वाली चीज़ है वो क्या दिखेगी? परोपकारिता दिखेगी, है ना। जबकि निस्वार्थता, बिल्कुल उसके अंदर कोई स्वार्थ नहीं है खुद का, ऐसी चीज़ है वो आसानी से नहीं दिखेगी। फिर सामुदायिकता यानी कि पूरे समाज को साथ में लेकर के बढ़ना, हास्य, बिल्कुल खुश रहना, ठीक है। अब ये निस्वार्थता, सामुदायिकता, हास्य, हंसी, विनोद, खुशी, ये सब चीज़ें कब रहेंगी? जब वो अपनी मित्र मंडली में होगा। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर के मूल सोर्स में एक अन्य नया मूल सोर्स बनाती हैं, मूल शील गुण बनाती हैं, मित्रता, फ्रेंडशिप, ठीक है। और फ्रेंडशिप के अंदर क्या होती है? बिल्कुल स्वार्थता नहीं होती है, सामुदायिकता यानी पूरे समूह को साथ में लेकर के बढ़ना होता है, और हंसी खुशी आगे बढ़ना होता है। तो ये तीनों जो मूल शील गुण हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं? एक नया शील गुण बनाते हैं, जिसको क्या बोला गया? मित्रता बोला गया। तो ये बात किसके द्वारा बताई गई? केटल के द्वारा, RB केटल के द्वारा ये बातें बताई गई। तो केटल के द्वारा 16 मूल शील गुण बताए गए,
टोटल सामान्य व्यक्तियों में 23, असामान्य में 12 और कॉमन बात करें, सामान्य असामान्य की बात नहीं करें तो 16। और उसी के आधार पर 16 PF एक प्रश्नावली बनाई व्यक्तित्व या शील गुणों के मापन हेतु। और उसके बाद में शील गुणों को 2 भागों में, सतही यानी सरफेस और सोर्स ट्रेट यानी कि स्रोतशील गुण। स्रोत जो मूल रूप से होते हैं, सीधे सीधे नहीं दिखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, और सतही जो सतह पर हैं, सरफेस पर हैं तो बिल्कुल दिखेंगे, व्यवहार के अंदर प्रत्यक्ष रूप से उसको प्रभावित करेंगे। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं तो कोस्टा और मैककेरे का सिद्धांत। ठीक है, कोस्टा और मैककेरे का जो सिद्धांत आता है उसमें व्यक्तित्व की मुख्य रूप से कितनी 5 विशेषताएं, 5 आयाम बताए गए जिनके द्वारा व्यक्तित्व है वो क्या होता है, निर्धारित होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, पूछा जाता है अनुभूति या संस्कृति, यानी कि बाहर कोई भी व्यक्ति है वो अपने व्यवहार को जब प्रदर्शित करता है तो जो कुछ वातावरण में अनुभव करता है उसी के आधार पर वो क्या करता है, अभिव्यक्त करता है। अब कई तो वातावरण के जो अनुभव होते हैं उन अनुभवों को दबाते हैं, और कईयों में क्या पाया जाता है, खुलापन पाया जाता है, डायरेक्ट उसको बाहर रखते हैं। तो अनुभूति या संस्कृति के अंदर खुलापन है, इसको क्या कहा, ओपननेस कहा। ओ, इसका पहला अक्षर ले लिया गया ओ, और इन्हीं से ये जो 5 आयाम बताए गए उन्हीं से इस सिद्धांत को क्या कहा गया, ओशियन मॉडल के नाम से जाना गया, OCEAN, ओशियन मॉडल। इसके बाद में कर्तव्य निष्ठा, अपने काम के प्रति ईमानदार होना, ठीक है, उसके प्रति पूरा कमिटमेंट होना, है ना। तो यहाँ पर C कंसियंसनेस, ठीक है, तो ये आता है कर्तव्य निष्ठा, C, ओशियन में दूसरा डिजिट C। उसके बाद में बहिर्मुखता, यानी कि जो भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल व्यक्तियों के साथ में मिलजुल करके रहने वाला, व्यक्तियों के साथ में घुल करके रहने वाला, उनके साथ विचार विमर्श करने वाले, ऐसा व्यक्तित्व का गुण। तो ये क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रावर्जन, एक्सट्रोवर्ट व्यक्तित्व पाया जाएगा, E। इसके बाद में सहमति जन्यता, यानी कि कोई भी कार्य है उस कार्य को जब किया जा रहा है तो अपने एनवायरनमेंट के अंदर, अपने आसपास समाज के अंदर, आस पड़ोस में जो भी व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के साथ में क्या होना, एग्री होना, है ना, एग्रीएबलनेस, ये किसी के व्यक्तित्व के अंदर ये है आयाम पाया जाता है। तो ये भी क्या है, एक अच्छे व्यक्तित्व का द्योतक है। फिर है स्नायु विकृति, स्नायु विकृति न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, मुख्य रूप से व्यक्ति है वो, उसका व्यक्तित्व है वो स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, और व्यक्तित्व स्टेबल नहीं होगा तो उसके अंदर क्या है, उतावलापन पाया जाएगा, उग्रता है वो बहुत ज़्यादा पाई जाएगी। तो ये सभी चीज़ें, इनके बीच में जब संतुलन पाया जाएगा तो वो व्यक्तित्व क्या पाया जाएगा, एक समायोजित व्यक्तित्व कहलाएगा। तो ये सभी, ये 5 विशेषताएं, 5 आयाम, इनके जो प्रथम अक्षर हैं OCEAN, इनको मिला करके और इस मॉडल को क्या कहा गया, ओशियन मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो कोस्टा और मैककेरे का सिद्धांत है वो किस मॉडल के नाम से, ओशियन मॉडल के नाम से जाना जाएगा। और ये 5 विशेषताएं, ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, एग्रीएबलनेस और न्यूरोटिसिज्म, ठीक है, खुलापन, कर्तव्यनिष्ठा, बहिर्मुखता, सहमतिजन्यता और स्नायु विकृति, इन 5 का समन्वित रूप है वो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर पाया जाता है। इसके बाद में एक मनोवैज्ञानिक नॉर्मैन ने क्या कहा कि जो कोस्टा और मैककेरे का ओशियन मॉडल है उसको द बिग 5 मॉडल, यानी कि 5 कारक हैं उनसे मिलकर के बनने वाला एक मॉडल बताया। बिग 5 फैक्टर सिद्धांत भी, है ना, नॉर्मैन ने द बिग 5 मॉडल कहा और इस बिग 5 मॉडल के नाम से ही और इसी ओशियन मॉडल को बिग 5 फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से क्या रहेगा, कोस्टा और मैककेरे का सिद्धांत रहेगा। इनके अंदर मुख्य रूप से यही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन जो बनता है इस प्रकार से बनता है कि निम्न में से कोस्टा और मैककेरे के सिद्धांत के अंदर कौन सा आयाम शामिल नहीं था। ये जो 5 हैं उनमें से कोई 3 दे दिए जाएंगे, चौथा कोई अन्य दे दिया जाएगा जो इनके सिद्धांत में नहीं होकर किसी अन्य मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के अंदर है, और बाद में क्वेश्चन है वो रख दिया जाएगा। तो अपने को जो इन 5 में से नहीं है उसको क्या करना है, अलग ही हटाना होता है। इसके बाद में इन 5 कारकों के मापन हेतु कोस्टा एवं मैककेरे ने एक प्रश्नावली बनाई, ठीक है, एक क्वेश्चनरी का निर्माण किया और उसका नाम क्या था, न्यू, ठीक है, नियो व्यक्तित्व आविष्कारिका संशोधित,
नियो व्यक्तित्व आविष्कारिका संशोधित, न्यू पर्सनैलिटी इन्वेंट्री रिवाइज्ड, नियो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री रिवाइज्ड संशोधित, नियो PIR है ना, नियो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री रिवाइज्ड। ठीक है, इस प्रकार से एक क्या बनाई, प्रश्नावली का निर्माण किया। इसके बाद अपन बात करते हैं आगे। तो देखिएगा आइजेंक का सिद्धांत, ठीक है, जो लास्ट है आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत, ये प्रकार सिद्धांत एवं शील गुण सिद्धांत का मिश्रण है। प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत का मिश्रण कैसे है, जैसे ये देखो बहिर्मुखता अंतर्मुखता, ये व्यक्तित्व का जो प्रकार सिद्धांत, प्रकार मतलब व्यक्तित्व के प्रकार बताने के लिए जुंग के द्वारा या युंग के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया, जिसमें अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, ये दो तरह का व्यक्तित्व दिया गया और बाद में आगे चल करके इस दो का मिश्रण है वो उभयमुखी व्यक्तित्व दिया गया। तो वो क्या थे, व्यक्तित्व के प्रकार थे, तो इस प्रकार सिद्धांत को भी तो शामिल किया गया। और उसके बाद में अभी अपन ने कोस्टम केकरा वगैरह को देखा, ठीक है, उन सभी के अंदर ऑलपोर्ट वगैरह हैं, उनके अंदर और कुछ क्या देखे, अलग अलग शील गुण देखे, और उन शील गुणों की विशेषताएं, इन विशेषताओं को भी किसने शामिल किया, आइजेंक ने शामिल किया। तो आइजेंक का सिद्धांत है वो प्रकार सिद्धांत और शील गुण सिद्धांत है, यानी कि व्यक्तित्व निर्धारित करने वाले कुछ विशेषक हैं, कुछ ट्रेड्स हैं, इन और व्यक्तित्व के प्रकार, इन दोनों को मिलाकर के क्या बनता है, आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत बनता है। अब आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत है, उसमें कितने डायमेंशन बताए गए हैं, 3 आयाम मुख्य रूप से बताए गए कि बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, कि किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो या तो बहिर्मुखी होगा या फिर क्या होगा, अंतर्मुखी होगा। बहिर्मुखी का मतलब सभी जानते हैं अपन कि हमेशा हंसी खुशी रहने वाला, लोगों के साथ में मिलजुल करके रहने वाला, सहयोग की भावना पाई जाती है, प्रसन्नचित्त होते हैं, तो ये सब बहिर्मुखी। अंतर्मुखी व्यक्तित्व के अंदर एकाकीपन में रहने वाले होते हैं, हमेशा खुद में खोए रहने वाले होते हैं, अध्ययनशील होते हैं, लोगों के साथ में मिलने जुलने वाले नहीं होते हैं, तो वो व्यक्तित्व क्या होता है, अंतर्मुखी होता है। इसके बाद में स्नायु विकृति वर्सेज सामयिक स्थिरता। स्नायु विकृति का मतलब यहाँ पर कि विचारों में उद्ग्रशीलता पाई जाती है, उत्तेजनशीलता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, न्यूरोटिसिज्म पाई जाती है। ठीक है, ये अभी अपन ने देखा न्यूरोटिसिज्म है वो अपने कोस्टा और मैकेक्रे के सिद्धांत के अंदर शामिल थी, जो शील गुण सिद्धांतों के ऊपर आधारित था। और इमोशनल स्टेबिलिटी, ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। स्नायु विकृति यानी कि उतावलापन पाया जाता है, विचारों में उद्ग्रता पाई जाती है, यानी कि विचार हैं वो तरह तरह के, यानी विचार है वो स्थिर नहीं होते हैं, जबकि दूसरा है सामयिक स्थिरता, ठीक है, या भावात्मक स्थिरता, यानी कि उनके अंदर जो इमोशंस होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, इमोशन के अंदर स्थिरता पाई जाती है, अचानक किसी भी बात के अंदर बहने वाले नहीं होते हैं। तो ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं, और इनमें जब बैलेंस पाया जाएगा तो वो एक संतुलित व्यक्तित्व होगा। तो मूल रूप से तो आइजेंक के सिद्धांत के अंदर ये 2 ही आयाम है वो शामिल थे। उसके बाद में एक तीसरा आयाम आया, मनस्तापिता वर्सेज सामाजिकता, यानी कि साइकोटिसिज्म वर्सेज सोशिएबिलिटी। मनस्तापिता के अंदर भी मुख्य रूप से क्या पाया जाता है कि जो भी व्यक्ति होता है वो संवेग रूप से अस्थिर होता है। इनके अंदर भी क्या पाई जाती है, मुख्य रूप से मानसिक विकृति है वो पाई जाती है। और इसके अपोजिट में क्या हो सकता है कि कोई भी व्यक्ति है वो सोशल हो सकता है, समाज के साथ में घुल मिल करके रहने वाला हो सकता है, और जो सामाजिक व्यक्ति होगा वो मुख्य रूप से क्या होगा, समायोजित भी होगा। तो व्यक्तित्व को इस प्रकार से आइजेंक के सिद्धांत के अंदर अलग अलग रूप से और डिफाइन करने का प्रयास आइजेंक के द्वारा किया गया। तो ये तीसरा कारक यहाँ पर भी क्वेश्चन है वो इसी तरह से बनता है कि इनमें से कौन सा कारक है वो आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत के अंदर शामिल है या कौन सा नहीं है। तो बहिर्मुखता बनाम अंतर्मुखता, स्नायु विकृति बनाम सामयिक स्थिरता या भाव स्थिरता, और तीसरा कारक मनस्तापिता यानी कि साइकोटिसिज्म वर्सेज सोशिएबिलिटी। ये कारक हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, आइजेंक के व्यक्तित्व सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से अपनी ये क्लास जिसके अंदर अपन ने व्यक्तित्व के अलग अलग सिद्धांत देखे, अब तक ये अपनी 5वीं क्लास थी व्यक्तित्व से संबंधित। इससे पहले अपन व्यक्तित्व की परिभाषाएं और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले, निर्धारित करने वाले कारकों के अंदर देखा था पहली क्लास में। दूसरी क्लास के अंदर अपन ने व्यक्तित्व की अलग अलग विशेषताएं देखी और व्यक्तित्व है उससे संबंधित कुछ व्यक्तित्व के प्रकार देखे। उसके बाद में अपनी जो क्लास रही उसके अंदर
अपना सिगमंड फ्राइड है उसको अपन ने पूरा देखा। और उसके बाद में अपनी ये जो 5वीं क्लास है, उस 5वीं क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा है, व्यक्तित्व के सिद्धांत देखे हैं। यानी मुख्य रूप से व्यक्तित्व के शील गुण सिद्धांतों को अपन ने यहाँ पर देखा है। इस प्रकार से व्यक्तित्व की ये 5वीं क्लास और अब आने वाली जो क्लास है वो मुख्य रूप से व्यक्तित्व का मापन करने से संबंधित रहेगी। ठीक है, तो व्यक्तित्व के मापन की अलग अलग विधियां हैं, उनके बारे में अपन अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगी। लगातार वीडियोज़ के ऊपर बने रहें, चैनल के ऊपर अपना प्यार प्रेम बनाए रखें। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर फिर से, तब तक अपने अध्ययन को आप अनवरत रूप से जारी रखें और अपनी तैयारी है उसको धार दें, बिल्कुल भी निश्चिंत रहते हुए। साइकोलॉजी जो है उसके अंदर आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, और साइकोलॉजी आपको बहुत अच्छा साथ दे करके जाएगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ में मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक धन्यवाद।